व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? भारत में उत्तराधिकार से संबंधित कानून क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संयुक्त हिंदू परिवार की 4 पीढ़ियों द्वारा रखी गई अविभाजित संपत्ति मतलब अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है। भारत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऐसी संपत्ति से है जो अविभाजित है और किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों से जन्म से विरासत में मिली है। हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ऐसी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अविभाजित है और भारत में संयुक्त हिंदू परिवार की 4 पीढ़ियों द्वारा रखी गई है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अवधारणा भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाई कानूनों के दायरे में नहीं आती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अनिवार्यताएं क्या हैं? चलिए जानते हैं। पहली बात, संपत्ति हिंदू संयुक्त परिवार के पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों के स्वामित्व में होनी चाहिए और उनके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, विरासत में मिली संपत्ति अविभाजित प्रकृति की होनी चाहिए। हालांकि ऐसे मामलों में जहां संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो प्रत्येक सदस्य को संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन वे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं आएंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का दावा करने के हकदार व्यक्ति या सदस्य कौन हैं? माननीय न्यायालयों के कानूनों और हाल के निर्णयों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार पाने के हकदार हैं। पहली बात, हिंदू अविभाजित परिवार में पुरुष वंश की 4 पीढ़ियां। हिंदू संयुक्त परिवार में 4 पीढ़ियों के पुरुष सदस्यों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपने परदादा के स्वामित्व वाली संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार होंगे वे होंगे परदादा का बेटा यानी सन ऑफ द ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा का पोता यानी ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट ग्रैंडफादर और परदादा का प्रपोता यानी ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट ग्रैंडफादर। हालांकि उपरोक्त के संबंध में उत्तरवर्ती पीढ़ियों को भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा, केवल तभी जब संपत्ति अविभाजित रहे। हिंदू संयुक्त परिवार में मौजूद बेटियां, माननीय सर्वोच्च कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू अविभाजित परिवार की सभी बेटियां भारत में पैतृक संपत्ति में अपना अपना हिस्सा पाने की हकदार होंगी। किसी भी बेटी को पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। पैतृक संपत्ति में मृतक बेटे के हिस्से में मां का अधिकार कर्नाटक के माननीय कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में माना है कि मृतक बेटे की मां को पैतृक संपत्ति में अपने मृतक बेटे के हिस्से पर अधिकार होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि मृतक बेटे की मां क्लास 1 कानूनी उत्तराधिकारियों की श्रेणी में आती है, इसलिए वह पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार होगी। हालांकि यदि मृतक बेटा विवाहित था तो मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मृतक पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का हिस्सा हिंदू कानून के अनुसार यदि पति की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी, जो क्लास 1 की कानूनी उत्तराधिकारी है, अपने पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने की कानूनी रूप से हकदार होगी। हालांकि यदि वसीयत है और संपत्ति स्वअर्जित है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति में अधिकार पति द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार ही बंटेंगे। पैतृक संपत्ति में नाबालिग बच्चों का हिस्सा, यदि उक्त संपत्ति अविभाजित है तो नाबालिग बच्चे या बच्चों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा हिंदू संयुक्त परिवार से संबंधित किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा नाबालिग बच्चे को पैतृक संपत्ति में उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अमान्य या वॉइड विवाह से पैदा हुए बच्चे, हाल ही में माननीय सर्वोच्च कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय राजा गौंडर एवं अन्य बनाम एम सेंगोदन एवं अन्य में माना है कि अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध बच्चे माना जाएगा और उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाएगा। इसलिए वे समान पूर्वज की पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे, माननीय सर्वोच्च कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय कट्टुकंडी एडाथिल कृष्णन बनाम कट्टुकंडी एडाथिल वलस में माना है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने हिस्से का दावा करने के हकदार व्यक्ति या सदस्य वे निम्नलिखित तरीकों से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं।
जो व्यक्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने हिस्से का दावा करने के हकदार हैं, वे दीवानी मुकदमा दायर करके यानी बाय फाइलिंग अ सिविल सूट फॉर पार्टीशन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर पारिवारिक समझौता करके मतलब बाय एग्जीक्यूटिंग अ फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट या विभाजन विलेख निष्पादित करके दैट इज बाय एग्जीक्यूटिंग अ पार्टीशन डीड अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद के मामले में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उचित कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करना है। पीड़ित को हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्यों के खिलाफ आवेदन के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करनी होती है। जब कंप्लेंट स्वीकार हो जाती है तो कोर्ट दूसरे पक्ष यानी परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी करेगा। नोटिस चरण पूरा होने के बाद दूसरे पक्ष या प्रतिवादी को 30 दिन की अवधि के भीतर कंप्लेंट के संबंध में अपना रिप्लाई दाखिल करना होगा। कोर्ट द्वारा समय को 90 दिनों तक बढ़ाया भी जा सकता है। वादी या पीड़ित को दूसरे पक्ष द्वारा दायर बयान का प्रतिरूपण के माध्यम से जवाब दाखिल करना होता है। इसके बाद दोनों पक्षों को कोर्ट में वे दस्तावेज दाखिल करने होते हैं जिन पर वे भरोसा कर रहे हैं। एक बार दलीलें पूरी हो जाने के बाद माननीय कोर्ट मुकदमे से संबंधित मुद्दे तय करेगा, जिसमें दोनों पक्षों को अपने दावों को साबित करना होगा। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों के गवाहों की जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे वास्तविक हैं या नहीं। आखिर में माननीय कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय पारित करता है। विभाजन विलेख निष्पादित करने की प्रक्रिया में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार रखने के हकदार सदस्य विभाजन विलेख निष्पादित और पंजीकृत करके अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं। पार्टीशन डीड या विभाजन विलेख हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संपत्ति को बांटने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज है ताकि वे अपने हिस्से का दावा कर सकें। पार्टीशन डीड में संपत्ति से संबंधित सभी जानकारी शामिल होती है और यह भी बताया जाता है कि संपत्ति को उन सदस्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा जो संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। पहला चरण यह है कि पार्टियों को संपत्ति से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करके एक विलेख तैयार करना आवश्यक है। फर्स्ट स्टेप, the parties are required to prepare a deed by providing all the information pertaining to the property. दूसरा चरण है विभाजन विलेख के गठन के बाद पक्षों को स्टैंप शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। Second step, after formation of the partition deed, the parties are required to make the payment of stamp duty. तीसरा चरण, एक बार उचित अनुपालन पूरा हो जाने के बाद पार्टियों को अपने अपने राज्यों के उप जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में विभाजन विलेख दाखिल करना आवश्यक है। Third step, once due compliances are met, the parties are required to file the partition deed in the sub-district registrar office of their respective states. कुछ राज्य ऑनलाइन विलेख दाखिल करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। Some states offer facilities for filing the deed online. चौथा चरण है विभाजन विलेख दाखिल करने के बाद संबंधित प्राधिकारी या रजिस्ट्रार तब सत्यापित करता है और सुनिश्चित करता है कि पक्ष सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। Fourth step, after filing of the partition deed, the concerned authority or registrar then verifies and ensures that the parties fulfill all the requirements. अंतिम चरण में आवेदकों या सदस्यों को आवश्यक पंजीकरण शुल्क जमा करना आवश्यक है। Final step, the applicants or members are then required to deposit the required registration fees. भुगतान हो जाने के बाद विलेख पंजीकृत हो जाता है और सदस्यों या आवेदक को भुगतान की गई फीस की रसीद दी जाती है। Once paid, the deed is registered and a receipt of the fee paid is provided to the members or applicant. पारिवारिक समझौता समझौते को निष्पादित करने की प्रक्रिया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के हकदार परिवार के सदस्यों के बीच समझौता किया जा सकता। उक्त व्यक्ति समझौता समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार एक दूसरे को संपत्ति के अधिकार प्रदान या वितरित करके व्यवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। पारिवारिक समझौता समझौते को निष्पादित करने के मामले में पंजीकरण और मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए समय सीमा कोई भी व्यक्ति जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अधिकार है उसे कानून द्वारा 12 साल की अवधि प्रदान की गई है। व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर उचित कोर्ट में कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करके संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर सकता है। कानून के अनुसार 12 साल की अवधि तब शुरू होती है
जब किसी सदस्य को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अपने बहिष्कार के बारे में पता चलता है। विरासत में मिली संपत्ति इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बीच मुख्य अंतर यह है कि जब कोई व्यक्ति वसीयत या उपहार के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करता है तो उसे विरासत में मिली संपत्ति के रूप में जाना जाता है, जबकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक अविभाजित संपत्ति होती है जो संयुक्त हिंदू परिवार के पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों के पास होती है। निष्कर्ष के तौर पर भारत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अवधारणा को केवल हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। हिंदू अविभाजित परिवार में मौजूद केवल हिंदुओं को ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पाने का अधिकार है, जबकि अन्य धर्मों के लोग वसीयत या अपने व्यक्तिगत कानूनों के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं। हिंदुओं को छोड़कर अन्य धर्मों में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अवधारणा मौजूद नहीं है। इसलिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार रखने वाले हिंदू या तो परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति में विभाजन के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकते हैं, या यदि कोई विवाद नहीं है तो सदस्यों द्वारा विभाजन विलेख या पारिवारिक समझौता निष्पादित किया जा सकता है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि मातृपक्ष की संपत्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। केवल पैतृक पक्ष की अविभाजित संपत्ति को ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाएगा।